2EG क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इसमें वैश्विक राजनीति, सामाजिक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समाचारों का लेखा जोखा हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले भारत और सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर संपन्न की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर की यात्रा है। इंपॉर्टेंट इसमें से, इसके पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं संपन्न की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर के संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षरित हुए। पहला है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। दूसरा है शैक्षिक सहयोग कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी पर MOU। इन चारों पर क्या हुए? हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक परितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। साथ ही इस MOU के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनी संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते हुए भारत बाजार में भागीदारी को करने की सुरक्षा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय बाजार में भागीदारी को उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM द्वारा किया था। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर के अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया। अब देखिए अगला पॉइंट। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि यह महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुल नामक काव्य की रचना की थी। अब देखिए भारत ब्रुनेई दारुसलाम। अब देखिए 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। अब देखिए अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ब्रुनेई यात्रा में वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई की सुल्तान वर्ष 1992 एवं वर्ष 2008 की राजनयिक यात्रा की संपन्न की थी। ज्ञातव्य है कि ब्रुनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्यों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारत उच्चायोग के चांसरी परिषद का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर शेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी किया। ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III के नाम पर किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन संचालन के सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि ISTRAC मतलब इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों
ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ज्ञातव्य है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोचन यान के मिशनों के लिए ISTRAC मंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने में प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदरसेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का स्वागत भी किया है। अब देखिए भारत और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कीव में स्थित मेरिन्स्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व जून 2024 के अपुलिया इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मध्य बैठक आयोजित हुई थी। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के वहां से सुरक्षित निकाला गया था। उल्लेखनीय है कि यह 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव यूक्रेन पहुंचे थे। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसियस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौतों एवं ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें से यह कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र पर सहयोग, उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता। चौथा है वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। 24 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। अब देखिए यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त। 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों को त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में योगदान होगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधि और उपकरणों को सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरण भी है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम भी है। अब देखिए भीष्म का पूरा फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मंत्री आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। यह नवोन्मेषी पोर्टेबल अस्पतालों को आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पष्ट है कि भीष्म एक अभिनव आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम है जिसमें पोर्टेबल मिनी क्यूब्स शामिल हैं जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदाओं प्रबंधन क्यूब्स भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारियों की प्रतिक्रिया को क्षमताओं को वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर क्षेत्र में भीष्म क्यूब के अपनी तरह का प्रयोग पैराड्रॉप्स अभियान संचालित किया था। अब देखिए
आरोग्य मंत्री परियोजना, आरोग्य मैत्री परियोजना। जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। यह एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आरोग्य मैत्री का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के प्रभावित विकासशील देशों के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करना है। अब देखिए भारत पोलैंड संबंध। 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 45 वर्षों में के दौरान किसी भी भारतीय प्रधान की पहली पोलैंड यात्रा थी। पिछले 45 वर्षों के बाद पहली पोलैंड यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 1779 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पहले यहाँ पे कोई नहीं गया था। उल्लेखनीय है कि मोरारजी देसाई के बाद यहाँ पे कोई नहीं गया था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड की यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा एवं डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि यह स्मारक वारसा में गुड महाराज स्क्वायर में स्थित है। यह स्मारक स्थल नवानगर में जाम साहेब दिग्विजय सिंह के रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों के सरकार सम्मान और कृतज्ञता को याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वारसा में स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत के द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर में वालीवड़े में स्थापित कैंप के पुलिस लोगों पर शरण प्रदान की गई थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद दिलाता है। इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में मोंटे कैसिनो में प्रसिद्ध युद्ध के दौरान एकजुट होकर युद्ध किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जामे साहब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की घोषणा की। इस पहल के तहत प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड के द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश के 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसा में स्थित वेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात की। अब देखिए भारत और मलेशिया संबंध। 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम की दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा भी थी। भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी वर्ष 2010 में स्थापित हुई थी, जिसे 2015 में विस्तारित रणनीतिक साझेदारी में रूपांतरित कर दिया गया था। प्रमुख घोषणाएं इस यात्रा के दौरान क्या हुई? 17 यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल की एकमुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई है।
मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब देखिए UTAR यूनिवर्सिटी टंकू अब्दुल रहमान मलेशिया के आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। 5वां है भारत और मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप परितंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा की जाएगी। भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेमेंट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। UPI को मलेशिया के साथ पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर MOU सहित 8 समझौते हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत मलेशिया COE फोरम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अब देखें भारत और वियतनाम संबंध 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क के निर्माण भारत की सहायता से किया जाएगा। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है। वियतनाम द्वारा CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की है। दोनों देशों ने वर्ष 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य है कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय संबंधों को 2016 के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर के उन्नत किया गया है। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत 2047 के विजन की तरह ही वियतनाम द्वारा वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया गया है। इस विजन के तहत वियतनाम ने 2045 तक एक उच्च आय वाले विकसित देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 9 समझौते हस्ताक्षरित हुए हैं। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार ने वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के सहयोग पर MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। अगला पॉइंट है भारत और ऑस्ट्रिया संबंध। 9 से 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमहर के निमंत्रण पर आयोजित हुई थी। यह विगत 41 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि यह इसके पूर्व वर्ष 1983 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी। ज्ञातव्य है कि 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। अब देखिए भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वान डेर वेलन और ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान एवं 2022 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एटोन जेलिंगर से भी मुलाकात की। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को भी लॉन्च किया गया। अब देखिए ऑस्ट्रिया एक प्रमुख मध्य यूरोपीय देश है। निम्न प्रमुख संगठनों एजेंसियों के मुख्यालय सचिवालय वियना ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, जिसमें है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका वियना में ही क्या है, इसका मुख्यालय है। अब देखिए UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखिए UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, और अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। अब देखिए भारत और रूस संबंध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 को मध्य मॉस्को रूस की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 21 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात संयुक्त व्यक्त जारी किया गया था, जिसका शीर्षक था भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडिया रसिया इंड्यूरिंग इन एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने का सहमति व्यक्त की है। अब देखिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा। भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। ज्ञातव्य है कि 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधी शहरों और चेन्नई व्लादिवोस्टोक के स्थित बंदरगाहों को आपस में संबंध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि भारत और रूस राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के भरोसेमंद भागीदार रहे, लेकिन उनके मध्य आर्थिक संबंध अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो सके हैं। दोनों देशों के बीच सीमित कनेक्टिविटी एवं सीमित व्यापार के प्रमुख कारणों से एक माना जाता है। व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नामक एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है। सितंबर 2000 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के माध्यम से यह पहल प्रारंभ की गई थी। हालांकि INSTC केवल कुछ भागों में ही संचालित है। ऐसी उम्मीद है कि प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे के निर्माण के बाद भारत और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय में 16 दिनों तक की कटौती हो सकेगी। दोनों देशों के बीच माल परिवहन वर्तमान में 40 दिनों से घटकर 24 दिन संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान 9 MOU पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें प्रमुख है वर्ष 2024 से 29 की अवधि के लिए रूस और सुदूर क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक निवेश में सहयोग का कार्यक्रम किया। जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन मुद्दे के पर MOU, मानचित्र कला के समान क्षेत्र में सहयोग, ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान एवं लॉजिस्टिक पर सहयोग, प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग आदि। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में केम्ब्रिल में स्थित सेंट एंड्रयूज हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज ऑफ अपोस्टल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। भारत रूस के संबंधों को बढ़ावा देने उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद 2019 में ही की दी गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 300 वर्षों पूर्व की गई थी। रूस के 2 भारतीय वाणिज्यिक दूतावास 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस के 2 भारत वाणिज्यिक दूतावासों को स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ये दोनों वाणिज्यिक दूतावास रूस के शहरों कजान और येकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। भारत ग्रीस 2021 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। मित्सोटाकिस नई दिल्ली में आयोजित नवे रायसीना संवाद 2024 के मुख्य अतिथि के
मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे। ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का आयोजन 21 से 23 फरवरी के मध्य किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2024 को रायसीना संवाद 2024 का उद्घाटन किया। रायसीना संवाद 2024 का केंद्रीय विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। सद्य यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुंबई का भी दौरा किया। उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इस आयोजन का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। यह पिछले 40 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। सद्य इस यात्रा के दौरान भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक भागीदारियों के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया था। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सेकेलोरोपोलोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। श्री नरेंद्र मोदी की यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष भी। अब देखिए भारत और यूएई संबंध। 13 फरवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। यह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यूएई की 7वीं यात्रा थी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई की यात्रा की थी। ज्ञातव्य है कि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन UNFCCC COP28 का उच्च स्तरीय खंड था। प्रधानमंत्री की सद्य यूएई यात्रा के दौरान दोनों नेताओं प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति की उपस्थिति में निम्न प्रमुख समझौतों को आदान प्रदान किया गया। द्विपक्षीय निवेश संधि। भारत ने यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के सशक्तिकरण और संचालन के सहयोग संबंधी अंतर सरकारी रूपरेखा पर समझौता किया है। अब देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर MOU। यह परिसर लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म और AANI यूएई को आपस में संबंध इंटरलिंकिंग करने की समझौता किया है। इस समझौते के दौरान फलस्वरूप दोनों देशों के बीच निर्बाध रूप से सीमा पार लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में UPI की सेवाओं को लॉन्च किया गया था। घरेलू डेबिट कार्ड यथा रुपे और जयवान यूएई के आपस को संबद्ध करने का समझौता किया है। इस समझौते के दौरान यूएई रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। ऐलान मोदी 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी यूएई स्थित जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम यूएई में स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ऐलान मोदी शीर्षक कार्यक्रम की आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ऐलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दुबई में CBSE के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को शीघ्र किए जाने की घोषणा की है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने दुबई के भारत मार्ट का आभासी रूप में शिलान्यास किया। भारत मार्ट दुबई में स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ 2026 में प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य गुजरात भारत की आधिकारिक यात्रा भी की थी। वे वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के प्रमुख अतिथि भी थे। ज्ञातव्य है कि वाइब्रेट गुजरात
शिखर सम्मेलन 2024 के 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य महात्मा मंदिर गुजरात गांधीनगर में संपन्न हुआ था। अब देखिए वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 12 से 14 फरवरी के मध्य दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 का आयोजन किया गया। यह इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में तुर्की, भारत एवं कतर को मुख्य अतिथि घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री वर्ष 2018 में वर्ल्ड इन गवर्नमेंट समिट के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब देखिए BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई में BAPS बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। साथ ही यह मिडिल ईस्ट में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है। फर्स्ट ट्रेडिशन हिंदू स्टोन टेम्पल भी है। इस मंदिर का निर्माण बोचा सन्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। ज्ञातव्य है कि स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा गुजरात में की गई थी। ज्ञातव्य है कि भगवान स्वामीनारायण के बचपन का नाम घनश्याम और जन्म 3 अप्रैल 1781 को भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था। ज्ञातव्य है कि विश्व भर में फैले BAPS के वैश्विक 1100 से अधिक मंदिर भी शामिल हैं। भारत और फ्रांस संबंध 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा की संपन्न की थी। अपनी इस यात्रा के दौरान जयपुर राजस्थान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति आमेर के किला, जंतर मंतर और हवा महल का भी भ्रमण किया। 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। यह छठा अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ था। अब तक भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल फ्रांसीसी नेताओं का विवरण निम्नवत है, जिसमें जैक सिराक 1976 में, वेरिल गिस्कार्ड डी एस्टेंग और जैक सिराक 1976 में, फिर 1998 में भी, निकोलस सरकोजी 2008 में, फ्रांसवा ओलांद 2016 में और इमैनुअल मैक्रों 2024 में। उल्लेखनीय है कि अब तक सर्वाधिक 6 बार कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रमुख अतिथि रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बल के संयुक्त बैंड मार्चिंग दल ने मार्च पास्ट किया था। इस अवसर पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विनिर्माण, फ्रेंच एयर एवं स्पेस फोर्स, बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन और 2 राफेल विमानों के भी भाग लिए थे। अब देखिए सद्य यात्रा के दौरान की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं निम्नवत है। वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष के रूप में घोषित किया है। फ्रांस के एफिल टावर में भारत के UPI पेमेंट का संचालन किए जाने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि 2 फरवरी 2024 को पेरिस में स्थित एफिल टावर में UPI का औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। भारतीय UPI को स्वीकार करना फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। इंपॉर्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में और सौर अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई। मुख्य भूमि फ्रांस में स्थित मार्सेय में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की घोषणा की गई है। फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्नातकोत्तर एवं उससे ऊपरी डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए शेंगेन वीज़ा योजना स्कीम का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखिए H-125 हेलीकॉप्टर से संबंधित ईमेल। सद्य यात्रा के दौरान H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL
टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। जुलाई 2024 में एयरबस और TASL ने भारत में H125 फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए अनुबंध पर औपचारिक रूप से प्रदान किया है। ज्ञातव्य है कि यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। यह एयरबेस भारत के निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है। इसके पूर्व बड़ोदरा गुजरात में C295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा स्थापना की गई थी। ज्ञातव्य है कि H125 एकल इंजन का वाला हेलीकॉप्टर है। H125 माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। अब देखिए भारत और ओमान। भारत के राष्ट्रपति की निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा संपन्न की है। उल्लेखनीय है कि यह विगत 26 वर्षों में ओमान के किसी सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। इसके पूर्व 1997 में ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सद ने भारत की यात्रा किया था। भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 2021 में की थी। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान का दौरा भी किया था। ज्ञातव्य है कि ओमान ने 9 देशों में से एक है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। सद यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक के एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया है। सद्य यात्रा के अवसर पर भारत और ओमान संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया गया है। अब देखिए इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्य क्रमशः डांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है। साथ ही इस डाक टिकट की पृष्ठभूमि हवा महल और निजवा किला ओमान प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए भारत और तंजानिया के बीच संबंध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उल्लेखनीय है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में पहली भारत यात्रा की तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने की पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह G20 समूह के अफ्रीकी संघ में शामिल होने के बाद यह अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। अब देखिए तंजानिया के राष्ट्रपति सद्य यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर सहमति जताई है। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग उद्योग 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। भारत और तंजानिया के मध्य 2023 से 27 अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए। फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का तंजानिया भागीदार कंट्री था। सद इस यात्रा के दौरान तंजानिया एवं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर शामिल होने की घोषणा की। यात्रा के दौरान तंजानिया वैश्विक जैव ईंधन गठन में शामिल होने की घोषणा की है। 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अब देखिए दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वर्ष 2024 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया गया है। साथ ही इस सूचकांक में प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री आदि की सहयोगी भूमिका रही है। स्मरणीय 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में का यह 17वां संस्करण था।
इसका शीर्षक था सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उसके रैंक प्रदान किए जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात विश्व की पहली सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित की गई है। अंगोला का स्कोर 10.2 इस सूचकांक में अंतिम 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2013 में G2 रैंकिंग में सबसे तेजी से सुधार करने वाली मध्यम आय अर्थव्यवस्था चीन, तुर्की, भारत और वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को है। चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को है। G2 2024 के शीर्ष 40 अर्थव्यवस्थाओं में से 5 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है। चीन 11वें स्थान पे, मलेशिया 33वें स्थान पे, तुर्की 37वें स्थान पे, बुल्गारिया 38वें स्थान पे और भारत 39वें स्थान पे रहा है। अब देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के शीर्ष 5 देश। सबसे नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, जिसका 67.5 स्कोर रहा है, और स्वीडन है 64.5 पे, अमेरिका है 62.4 पे, सिंगापुर 61.2 पे, यूके का है 61.0 पे। भारत को लगातार 14वें वर्ष 11 से 24 इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया। इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस घोषित किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की 39वीं रैंक 38.3 प्राप्त हुई है। G2 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। भारत मध्य एवं भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया। साथ ही भारत की निम्न मध्य आय समूह वाले 38 देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग निम्नवत है, जिसमें संस्थान 54 रैंक 54 है, मानव पूंजी अनुसंधान में 51वीं रैंक है, बुनियादी ढांचे पे 72वीं रैंक है। अब देखिए बाजार विशेषज्ञता में 23वीं रैंक है, व्यावसायिक विशेषज्ञता में 58, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत में 22वीं रैंक है, रचनात्मक निर्गत में 43वीं रैंक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत भारत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की घोषणा की गई है। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। अब देखिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी भी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं, कौशल एवं योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? सितंबर 2024 में IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 जारी की गई है। यह रैंकिंग 11वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 की विश्व की 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। घाना, नाइजीरिया एवं प्यूर्टोरिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया है। घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टोरिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया है। इसमें विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में 3 देश है, शीर्ष 3 देश। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, स्कोर 100। सिंगापुर का कितना है? 85.65 और लग्जमबर्ग का 81.69। WTR 2024 में सम्मिलित 67 देशों की सूची में भारत का 58वां स्थान और स्कोर 40.47 प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 की इस रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पे था। 56वें से 67 देशों की सूची में 58 हो गया है, 56 से 58 हो गया। एशिया प्रशांत के 14 देशों की रैंकिंग सिंगापुर को प्रथम स्थान,
85.65 प्राप्त हुआ है। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें रैंक पे है और ओवरऑल 56वें स्थान पे है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम मतलब 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 सितंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा 2024 की विश्व की 10 अर्थव्यवस्थाओं को संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के जीडीपी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद चीन, उसके बाद जर्मनी और जापान का स्थान है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 2024 में विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएं निम्नवत है। यूएसए $28.78 ट्रिलियन, प्रति व्यक्ति $85.63 हजार में जीडीपी है प्रति व्यक्ति, और वृद्धि दर कितनी है 2.7। चीन की 18.53, 13.14 क्या है यूएस डॉलर प्रति हजार में क्या है प्रति व्यक्ति आया है। अब देखिए 4.6 क्या है वार्षिक वृद्धि है। इसी तरह जर्मनी की 4.59, 54.29 और 0.2 क्या है वृद्धि दर है। जापान की 4.11 है और 33.14 क्या है इसका प्रति व्यक्ति आय है, और 0.9 क्या है वृद्धि दर है। भारत की क्या है 3.4 है और 2.73 क्या है प्रति व्यक्ति आय, और 6.8 इसकी क्या है वृद्धि दर है। आंकड़ों 11 सितंबर 2024 तक की। अब देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 अगस्त 2024 में चैरिटिंग एवं फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जारी किया गया था। उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर यह प्रकाश डालता है। स्मरणीय तथ्य क्या है WGI 2024 में विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है और भारत 26वां रैंक हासिल किया है। इस 2024 के अंतिम 4 देशों में पोलैंड, जापान और कंबोडिया, लिथुआनिया है। इसमें नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे केन्या है और तीसरे पे सिंगापुर है। इसमें स्कोर कितना था 74 इंडोनेशिया का, 63 केन्या का और 61 क्या था सिंगापुर का। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें। ऐसा अनुमान है कि कोयला अगले 2 दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ बना हुआ है। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% कोयला उत्पादन से ही होता है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला गैसीकरण मिशन सहित कई स्वच्छ पहले लॉन्च की गई हैं। इसका उद्देश्य सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक 100 ट्रिलियन टन कोयले की गैसीकृत करना है। भारत में गैसीकरण तकनीकी को अपनाने के फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर निर्भरता को कम हो सकेगी, साथ ही उत्सर्जन में कटौती भी होगी। स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है जुलाई 2024 में worldatlas.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की है। उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका में स्थित ब्लैक थंडर माइन को विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया है। वर्ष 2023 में इस ग्रीनफील्ड खदान के रूप अनुमानित 62.68 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया गया। इस खदान ने कम सल्फर युक्त सब बिटुमिनस कोयले को उत्पादन किया था। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 खदानें भारत में स्थित हैं। इस सूची में गेवरा ओपन कास्ट खदान को दूसरा स्थान प्राप्त है। यह खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। गेवरा ओपन कास्ट खदान कहाँ है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इस खदान का स्वामित्व साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास है, जो कोलफील्ड लिमिटेड एक सहायक कंपनी है। गेवरा खदान की वार्षिक कोयला उत्पादन 70 मिलियन टन है। 70 मिलियन टन। इस खदान ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान
59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था। इस प्रकार भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। इस खदान का संचालन वर्ष 1981 से प्रारंभ हुआ था। इस खदान को अगले 10 वर्षों के लिए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार भी मौजूद है। worldatlas.com द्वारा जारी कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी खदान छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में स्थित है। इस खदान का स्वामित्व ACCL के पास है। इस खदान ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 50 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। गेवरा खदान के पश्चात इसकी उपलब्धि को प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी खदान है। गेवरा खदान के और कुसमुंडा खदान संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। उपरोक्त दोनों खदानों की विश्व के कुछ सबसे बड़ी अत्यधिक उन्नत खनन मशीन तैनात की गई। ऐसा ही एक मशीन सरफेस माइनर है। यह मशीन बिना विस्फोट किए एक कोयले के निष्करण और कटाई करती है, जिससे पर्यावरण अनुकूल खनन सुनिश्चित होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। अब देखिए इसमें worldatlas.com की 5 सबसे बड़ी खदानें। पहला है ब्लैक थंडर माइन अमेरिका, दूसरा है गेवरा ओसी खदान भारत, नॉर्थ एंटेलोप रोसेन माइन अमेरिका में है, और कुसमुंडा ओसी खदान भारत में, नॉर्थ सांसी माइन चीन में। अब देखिए भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई के मध्य 2024 में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यह प्रथम अवसर था कि जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की वार्षिक सत्र की मेजबानी की है। पहली बार भारत ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के दौरान अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी और विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन की अनुदान की घोषणा की है। इस योगदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थल में संरक्षण किया जाएगा। इस योगदान में विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र का उद्घाटन समारोह यूनेस्को की महानिदेशक आद्रे अजोले ने भी भाग लिया था। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंग के रूप में धरोहर प्रबंधन के विशिष्ट पहलुओं पर समर्पित कई मंचों पर आयोजन किया गया था। इनमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर प्रबंधन प्रबंधकों के फोरम का आयोजन शामिल है। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत में युवा पेशेवरों के लिए भारतीय विश्व धरोहर प्रबंधन में एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर में 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 24 नए स्थलों में 19 सांस्कृतिक स्थल हैं और 4 प्राकृतिक हैं तथा 1 मिश्रित स्थल है। अब देखिए इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद विश्व में अब 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1223 हो जाएगी। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित मोइदस अहोम राजवंश की टीले दफन प्रणाली को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
मुइज्जत अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 13वां विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होना असम का तीसरा स्थल है। इसके पूर्व असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों स्थल प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जबकि मुइज्जत को सांस्कृतिक श्रेणी की विश्व धरोहर सूची से में शामिल किया गया है। स्पष्टतः मुइज्जत विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है, फर्स्ट कल्चरल साइट। अब देखिए विश्व धरोहर अभिसमय क्या है। विश्व धरोहर कन्वेंशन को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के से संबंधित अभिसमय के नाम से जाना जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 सितंबर 1972 में अंगीकृत किया गया था। यह अभिसमय 20 पक्षकारों अनुसमर्थन किए जाने के बाद वर्ष 1975 में लागू किया था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकार देशों की कुल संख्या कितनी है? 196 है। भारत भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने 14 नवंबर 1970 का इस अभिसमय का समर्थन किया था। का लोगो क्या है? विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो कर्नाटक के स्थित हम्पी स्मारक का समूह से प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित स्मारक है। इस लोगो प्रतीक चिन्ह की टैगलाइन सह नौ यश। यह टैगलाइन संस्कृत में है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारे गौरव बढ़े। उल्लेखनीय है कि यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई है। अब मुइज्जत क्या है? मुइज्जत असम के चराईदेव जिले में स्थित है। पूर्वी असम पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मुइज्जत वास्तव में टीलेनुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। इसे ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ताई अहोम ने लोग 13वीं शताब्दी राजकुमार शिवखाफा के नेतृत्व में चीन में वर्तमान असम में जाकर बस गए थे। 13वीं शताब्दी ईस्वी में से लेकर 19वीं शताब्दी ईस्वी तक 600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम लोगों ने चराई देव के मुइज्जत या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया था। मुइज्जत का अर्थ होता है आत्मा के लिए घर। ताई अहोम लोगों ने राजाओं के डिवाइन मानते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें स्थायी रूप से दफनाने के लिए मुइज्जत का निर्माण करके एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा का विकास किया गया। इस गुंबददार टीले का निर्माण प्रारंभ में लकड़ी और बाद में पत्थर तथा पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। इससे संबंधित विवरण अहोम प्रामाणिक साहित्य चांगरुंग फुकन में दर्ज है। चराई देव के मुइज्जत की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फ़ायरों के पिरामिडों से की जा सकती है। अब देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या शीर्ष 6 देशों में कितने हैं? सबसे ज़्यादा इटली में है, कितने हैं? 60 है। चीन में कितने हैं? 59 है। जर्मनी में कितने हैं? 54 है। फ्रांस में कितने हैं? 53 है। स्पेन में 50 और भारत में 43 है। अब देखिए विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में 6वें स्थान पर है। यह पिछले दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 13 स्थलों को शामिल किया गया है। पिछले दशक में 13 स्थलों को और शामिल किया गया है। भारत के विश्व धरोहर स्थल कुल 43 है। एक तरफ क्रम संख्या दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, शामिल होने की तिथि मतलब वर्ष दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले आगरा के किलों को शामिल किया गया था 1983 में। ये उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में। इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में। राजमहल उत्तर प्रदेश 1983 में।
महाबलीपुरम में स्मारकों की समूह तमिलनाडु 1984 में। सूर्य कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में 1986 में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। हम्पी के स्मारक को समूह को कर्नाटक 1986 में। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश 1986 में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र 1987 में। महानजीव चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 2004 में। पत्तकल स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 में। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 में। कुतुब मीनार और उनके स्मारक दिल्ली 1993 में। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग पश्चिमी क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु कालका शिमला और हिमाचल 1999 2005 और 2008 में शामिल किए गए। बोध गया में महाबोधि मंदिर बिहार 2002 में। भीमबेटका का रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश 2003 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र 2004 में। अब देखिए 22वां लाल किला परिसर दिल्ली 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ जैसलमेर रणथंभौर आमेर गागरौन राजस्थान 2013 में शामिल की गई। रानी की बावड़ी मतलब पाटन गुजरात 2014 में। नालंदा महाबिहार का पुरातात्विक साज बिहार 2016 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस समय न्यूज़ में है, ये पूछ सकता है। ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक कृष्ण उद्यान ये चंडीगढ़ 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स महाराष्ट्र 2018 में। जयपुर शहर को राजस्थान 2019 में। धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर गुजरात 2021 में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में। होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक 2023 में। और मोहिद्दस अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली असम 2024 में। अब देखिए प्राकृतिक स्थल कौन से इसमें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 36वां नंबर असम 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985। 38वां मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में। अब देखिए नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988-2005 में। पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु 2012 में। 42वां ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण हिमाचल में 2014 में। और मिश्रित स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में। अब देखिए नाउरू विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार है। नाउरू जो है विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार है। 23 जुलाई 2024 को नाउरू गणराज्य रिपब्लिक ऑफ नाउरू वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के समर्थन के दस्तावेज को यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोल के समक्ष आधिकारिक रूप से प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार बन गया है। इस प्रकार विश्व धरोहर अभिसमय के सर्वाधिक अनुसमर्थित अभिसमयों में से एक बन गया है। अब देखिए परियोजना प्रोजेक्ट परी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इस पहल के कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जाएगा। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर लोक कला को संस्कृति को प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना है। इस परियोजना के तहत एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनके माध्यम से फड़ चित्रकला राजस्थान में थंका पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश। गोल्ड आर्ट मध्य प्रदेश। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। कमलकारी अल्पना कला चेरियल चित्रकला। पिछवाई पेंटिंग लांजिंग सौरभ
उड़ीसा पट्टचित्र, बानी थानी पेंटिंग राजस्थान, बर्ली महाराष्ट्र, पिथौरा आर्ट एपणम केरल, भित्ति चित्र अल्पना त्रिपुरा आदि है। परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब देखिए, मोनाको एवं वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिए गए। FATF का पूर्ण रूप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। वर्तमान में FATF के कुल 40 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की खाड़ी सहयोग परिषद, इनके सहयोग से 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया था। और ध्यातव्य है कि 2006 में भारत की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत को शामिल किया गया था। 25 जून 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 26 से 28 जून 2024 के मध्य FATF की पूर्ण बैठक टी राजा कुमार सिंगापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान मोनाको और वेनेजुएला को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। इसके पूर्व 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य FATF की पूर्ण बैठक के दौरान केन्या और नामीबिया के FATF ग्रुप की ग्रे सूची में शामिल किया गया था, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। संयुक्त UAE को ग्रे सूची की लिस्ट से बाहर कर दिया। उल्लेखनीय है कि UAE के अतिरिक्त बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी ग्रे सूची से हटा दिया गया था। ध्यातव्य कि वर्तमान में FATF की ग्रे सूची के बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम तथा यमन भी शामिल है। FATF की ब्लैक सूची में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल है। अब देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024। 27 जून 2024 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 को जारी किया गया था। इस सूचकांक का विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में 173 देशों की 5 श्रेणियों में से विभक्त 30 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। पहला है स्थिरता, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा एजुकेशन, 5वां है बुनियादी ढांचा। इसमें से स्मरणीय तथ्य क्या है? वियना ऑस्ट्रेलिया को सूचकांक के लगातार तीसरे वर्ष भी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वियना की 5 श्रेणियों में स्थित स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचों में से 100 का सर्वोत्तम स्कोर प्राप्त किया है, जबकि वियना को संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में 100 में से 93.5 स्कोर प्राप्त हुआ। कोपेनहेगन डेनमार्क तथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक का अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्पष्टतः दमिश्क में रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर के रूप में माना गया है। पश्चिमी यूरोप में रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता क्षेत्र है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 रैंक प्राप्त करता शहर कौन से हैं? पहला है वियना ऑस्ट्रिया का 98.4 स्कोर है। कोपेनहेगन डेनमार्क 98, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड 97.1, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 97.0, कैलगरी कनाडा 96.8, जेनेवा स्विट्जरलैंड 96.8। अब देखिए, अगला पॉइंट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 देश की उन ऊर्जा प्रणालियों को प्रदर्शन एवं ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व की 120 ऊर्जा प्रणालियों के 3 आयामों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। पहला है समानता, स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास के बहनी पहुँच, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा। अब देखिए, स्मरणीय तथ्य 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय कि
यह रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में स्वीडन के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, स्वीडन को प्रथम, जबकि कांगो लोकतांत्रिक को 120वां अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ईटीआई 2024 के 5 देश। पहला स्वीडन था, 78 स्कोर था, 78.4। दूसरा डेनमार्क 75.2, 74.5 फिनलैंड का है, 73.4 स्विट्जरलैंड का, और फ्रांस का 71.1। ईटीआई के 2024 में भारत के विश्व के 120 देशों में से 63वां स्थान है। अब देखिए भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और अवसंरचना क्लीन एनर्जी में प्रगति दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत में वैश्विक स्तर पर चौथा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का बाजार बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्लासगो में वर्ष 2021 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 के प्रस्तुत लंबी अवधि में निम्न कार्बन रणनीति लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के प्रमुख लक्ष्यों को शामिल किए गए थे। वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन में तीव्रता में 45% तक की कटौती करना है। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन नेट जीरो इमिशन को लक्ष्य हासिल करना है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करना का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब देखिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 में प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष 2023 से इस रैंकिंग का 35वां संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है। 18 जून 2024 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग WCR 36वें रैंकिंग को जारी किया है। इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकल्पित किया गया है। इस वर्ष रैंकिंग का 67 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वेक्षण किया गया है। समग्र रैंकिंग में पहला है सिंगापुर जिसने 100 स्कोर प्राप्त किया है। दूसरे पे है स्विट्जरलैंड जिसमें 97.55, डेनमार्क 97.07 है। समग्र रैंकिंग में 67वीं रैंक वेनेजुएला को और नीचे से 66वीं रैंक अर्जेंटीना को 35.89 और गाना को 39.325। अब देखिए भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार करते हुए 62.86 के स्कोर के साथ 39वां स्थान हासिल किया। पहले 38वां था, अब 39वां पे, पहले 40वें पे था, अब 38वें पे। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों में भारत की रैंक 12वीं है एशिया प्रशांत में। अब देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2024 वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के क्षेत्रों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा के अंकित किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत SDG और 179 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति के वैश्विक अवलोकन करती है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है SDGs और भविष्य के UN शिखर सम्मेलन। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट UN समिट ऑफ द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में 22 से 23 सितंबर 2024 को किया गया था। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड को दोनों को शामिल किया गया था। SDG सूचकांक के अतिरिक्त इस वर्ष की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के लिए समर्थन पर देशों का एक नया सूचकांक शामिल किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों को कवर करता है। इस नए सूचकांक के तहत देश के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्ष प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बारबाडोस शीर्ष स्थान पर है।
जबकि इस संदर्भ में अमेरिका 193वें स्थान पर है। SDG सूचकांक 2024 में 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 है। इनके बीच उनकी स्थिति को इंगित करता है। SDG सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? फिनलैंड है 86.4, स्वीडन है 85.7 और डेनमार्क है 85.0 और जर्मनी है 83.4 और फ्रांस है 82.8। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिणी सूडान 40.1 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 167वें स्थान पर था और भारत कौन सा था? 109वें स्थान पर है। भारत का स्कोर कितना था? तो 64.0। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। कास्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन यापन के लिए लागत किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि के रूप में परिभाषित की है। एक निश्चित जीवन शैली बनाए रखने के लिए होने वाले खर्चों को आवास, भोजन, परिवहन, कर, स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिए होने वाले खर्चों पर शामिल किया जाता है। 17 जून 2024 को अमेरिकी कंपनी मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2024 जारी की गई। उल्लेखनीय है कि कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2024 में 5 महाद्वीपों में 226 शहरों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। सभी शहरों की तुलना में न्यूयॉर्क शहर की तुलना न्यूयॉर्क शहर से की जाती है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी में 2024 के अनुसार हांगकांग विश्व का रहने वाला सबसे महंगा शहर है। विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर में अबूजा 226वें स्थान और लागोस 225वें स्थान पर उपयुक्त दोनों शहर नाइजीरिया अफ्रीका में स्थित है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में 2024 में मुंबई 136वें स्थान पर भारत का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में भारत के शहरों की रैंकिंग 2024 में 136वां रैंक था। मुंबई का 136वां रैंक है। उसके पहले यह महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके पहले देखिए 2024 में 165, उसके पहले 169, 189 रैंक है चेन्नई का और एक समय कितना है 184 था, 189 हो गया, 195वां है, 189 पहले था बेंगलुरु का। अब देखिए हैदराबाद कौन था 202 वैसे ही बना हुआ है। 205 अब है 23 में और 2013 में पहले में था। तो 207 का है अब है और 211 का है 2023 में था कोलकाता का। अब देखिए वर्ल्ड वाइड कास्ट लिविंग इंडेक्स लिविंग 2024 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, जबकि दमिश्क सीरिया को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। विश्व के रहने के लिए 10 सस्ते शहरों में भारतीय शहरों में चेन्नई 163वां और अहमदाबाद 166वां स्थान पर शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस सूची को 173 देशों में शामिल किया गया था। अब देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापन करना था। रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का उच्चतम स्कोर 100 होता है, जबकि लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है जो निम्नवत स्कोर 0 है अर्थात 0 होता है, अर्थात लैंगिक समानता को असमानता को दर्शाता है। 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 को नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के 146 अर्थव्यवस्थाओं को लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति का मापन देशों के लैंगिक अंतराल के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 द्वारा नामक रिपोर्ट के अनुसार 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। हालांकि वर्तमान गति के अनुरूप विश्व भर में लैंगिक अंतराल को समाप्ति करने के पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 134 वर्ष मतलब 5 पीढ़ियों के समतुल्य लग जाएंगे। 134 वर्ष लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान की गति के अनुरूप विश्व में लगभग 2158 तक पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त किया जा सकता है।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। वैश्विक कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। नवीनतम रिपोर्ट के आइसलैंड को विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। विगत 1.5 दशकों में आइसलैंड वैश्विक लैंगिक समानता का सूचकांक में शीर्ष स्थान पर था। इसने समग्र में 93.5% लैंगिक समानता को समाप्त कर दिया है। साथ ही आइसलैंड ने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए विश्व की एकमात्र अर्थव्यवस्था है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 देश देखिए। आइसलैंड 93.5, फिनलैंड 87.5, नॉर्वे भी 87.5, न्यूजीलैंड 83.5, स्वीडन क्या है 81.6। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 के अंतिम 3 देश हैं। सूडान 56.8, पाकिस्तान 57.0 और 57.6। 146वें पे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 129वें स्थान पे है। भारत का स्थान भी 129वां है। भारत ने अब तक 64.1% लैंगिक समानता को समाप्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में 127वें स्थान पर था, अब वो 129वें स्थान पर चढ़ गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 के 4 मुख्य घटक भारत की स्थिति। आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142वां रैंक है, 39.8 रैंक है। शिक्षा प्राप्ति में 112, 96.4। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 142, 95.1। राजनीतिक सशक्तिकरण में 65 और 25.1 इसकी है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंत्र इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलिया उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किल्लेलिया द्वारा 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक में विश्व भर के शांति स्तर को मापन के लिए 23 गुणवत्ता और मात्रक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। अब देखिए 11 जून 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह सूचकांक का 18वां संस्करण था। इस सूचकांक में 163 देशों ने वैश्विक जनसंख्या को 99.7 उनकी शांति के स्तर पर रैंक प्रदान की गई है। जीपीआई 2024 के अनुसार रूस और यूरेशिया के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी देशों में अशांति के स्तर की गिरावट दर्ज की गई है। और जीपीआई 2024 के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। जीपीआई 2024 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। जीपीआई 2024 के अनुसार यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और सबसे कम क्या है, यमन है। अब देखिए रैंक में आइसलैंड का है 1.112, दूसरा आइसलैंड का आयरलैंड का 1.303, ऑस्ट्रिया का 1.313 और न्यूजीलैंड का 1.323 और सिंगापुर का 1.32339। जीपीआई में 2024 में भारत का स्कोर 2.2319 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष की तुलना में इसकी शांति समग्र 1.6% का सुधार किया गया है। इस सूचकांक को शुरुआत के बाद भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में सर्वाधिक शांतिपूर्ण स्थिति में है। भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, जबकि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। अब देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी है निर्वाचित होते हैं। अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों के क्षेत्र पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के चुने जाते हैं। अब देखिए इसके दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के चुनाव किया जाता है। वर्ष 2024 में 5 सीटों के लिए चुनाव उपलब्ध थी। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के डेनमार्क
ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था। उपयुक्त पांच निर्वाचित सदस्यों को द्विवार्षिक काल जनवरी 2025 से प्रारंभ होना था तथा 31 दिसंबर 2026 में यह सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। इसके पूर्व पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार, सोमालिया मात्र 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। उपरोक्त देशों के अतिरिक्त भारत में इसके अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवानिया है। अब देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसको EPIL सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट तैयार करने की जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित मैकबेन फाउंडेशन ने सहयोग प्रदान किया था। EPI का उच्च प्राथमिकता देने वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों में एक रैंक प्रदान की जाती है। EPI 2024 के तहत 11 श्रेणियों के विभक्त 58 प्रदर्शन संकेतक के आधार पर विश्व में 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। 4 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष पर रैंक पर पहुंच रहे हैं। EPI 2024 में समग्र रैंक में यूरोपीय देशों की 20 स्थानों को जगह प्राप्त हुई। EPI 2024 में समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रथम अवसर था जब उस सूचकांक को किसी पूर्वी यूरोपीय देश शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है। EPI 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि EPI 2024 में इस देश की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। यह नवीनतम रैंक 10वें स्थान पर है। नंबर 1 पे एस्टोनिया है 75.3, लग्जमबर्ग दूसरे पे है 75 और जर्मनी क्या है 74.6 पे। अब देखिए फिनलैंड है 73.7 पे, यूनाइटेड किंगडम है 72.7 पे। अब देखिए EPI 2024 के अंतिम 5, वियतनाम है 180वें नंबर पे, पाकिस्तान 179वें नंबर 25.5, 178 पे लाओस है और म्यांमार कितने पे है 177 पे और भारत कितना है 27.6 पे। EPI 2024 में 180 देशों की सूची में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। 176वां स्थान पर। ज्ञातव्य है कि EPI 2022 में भारत को इस सूची के अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ था। EPI 2024 में दक्षिण एशिया के 8 देशों की रैंकिंग में भारत का 7वां स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। विगत दशकों में भारत कुल GHG उत्सर्जन में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। 3 नीतिगत उद्देश्यों में 11 श्रेणियों में भारत की स्थिति की तरफ नीतिगत उद्देश्य दिए हैं। वैश्विक रैंक है, स्कोर है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीवन शक्ति में 170वीं रैंक है। स्कोर कितना था 30.5। वन में जैव विविधता एवं आवास में 178, 11.4 क्या है स्कोर है। वन में 15 है 73.8 स्कोर है। मत्स्य में 116, 37.0 स्कोर है। वायु प्रदूषण में 129 है 55.3 इसका क्या है स्कोर है। कृषि में 46, 65.1। जल संसाधन में 104, 29.9 और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में 177, 13.3। वायु गुणवत्ता में 177, 6.8। स्वच्छता एवं पेयजल 143 और 25.6। 147 भारी वस्तुओं में 28.2। अपशिष्ट में 48, 31.8। जलवायु परिवर्तन में 133 और 35.0 स्कोर है और 133 पे है जलवायु परिवर्तन समन में और 35.0 क्या है इसकी स्कोर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह का एक सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में केवल 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान की गई है। इसके पहले संस्थानों को बैंड रूप से समूहबद्ध करके 601 से 610 को प्रारंभ करते हुए इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। 4 जून 2024 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस रैंकिंग में 21वां संस्करण है।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अब तक सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1503 संस्थानों को शामिल किया गया है। यह अपनी निर्माण पद्धति, रोजगार योग्यता और स्थिरता दोनों कारकों को शामिल करने वाली अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका में को लगातार 13 वर्ष से शीर्ष स्थान पर है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अमेरिका के सर्वाधिक संस्थानों में 196 शामिल है। इस दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम में 90, दूसरे पर मुख्य भूमि चीन से 71 और तीसरे स्थान पर चीन है। मतलब QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 5 शीर्ष स्थान है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका 100 स्कोर प्राप्त हुआ है। इंपीरियल कॉलेज लंदन UK 98.5, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK 96.9, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 96.8, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 96.7। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल 46 स्थान शामिल है। भारत के कुल 46 संस्थान शामिल है, जिसमें IIT बॉम्बे इस रैंकिंग का समग्र रूप से 118 स्थान पे 118। इस सूची में भारत का शीर्ष स्थान है 118 पे। पहले 2025 में 118 और 149 का IIT बॉम्बे पहले था 2024 में। समग्र स्कोर था 56.3। 150 IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है, पहले 197, 52.1 स्कोर है। 211 पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 45 स्कोर है। 222 IIT खड़गपुर 43.7 स्कोर है। और 285 इसका पहले था IIT मद्रास 43.5 स्कोर है। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।